नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। निगाहें जहां भी हों, मगर ध्यान इसी पर था कि सुप्रीम कोर्ट में आज प्रशांत भूषण को क्या सजा मिलती है। प्रशांत भूषण ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें लिखा था कि वे अवमानना के दोषी पाए जाने के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन वे अपने ट्वीट में कही गई बात पर कायम हैं और इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे, बल्कि अदालत जो भी सजा देगी उसे खुशी खुशी कबूल करेंगे। अदालत ने भी अपनी तरफ से उदारता दिखाई और संवाद और बहस की प्रक्रिया को एक मिलन बिंदु पर लाने का प्रयास किया और आज सजा नहीं सुनाई। प्रशांत भूषण को 2 दिन का समय दिया गया है कि वे अपनी गलती का प्रायश्चित करें और विचार करें। प्रशांत भूषण के वकील ने कहा कि विचार कर सकते हैं, मगर अपने बयान में बहुत बदलाव नहीं करेंगे। आशीष भार्गव की ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश की अवमानना के दोषी ठहराए जा चुके वकील प्रशांत भूषण की सजा पर बहस के लिए जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच बैठी तो उनके सामने न्याय, लोकतंत्र, माफी और प्रक्रिया जैसे कई अहम सवाल आ गए। कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई के दौरान 2 घंटे तक बहस कुछ इस तरह चली। प्रशांत भूषण के वकील दुष्यंत दवे ने याद दिलाया कि पुनर्विचार याचिका के लिए हमारे पास 30 दिन हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद पुनर्विचार होगा और फैसला सजा के बाद ही पूरा होगा। दुष्यंत दवे ने कहा कि प्रशांत भूषण के सामने क्यूरेटिव पिटीशन का भी विकल्प है। इसके बाद जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि यह दोष सिद्धि के बाद की सुनवाई है, जिसमें सजा पर बात है। दोनों पर पुनर्विचार हो सकता है, लेकिन हम आश्वस्त करते हैं कि आपको जो भी सजा सुनाई जाएगी वो पुनर्विचार अर्जी तक लागू नहीं होगी। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि हम आपके साथ फेयर रहेंगे, भले आप हमारे साथ फेयर न हों। जस्टिस BR गवई का कहना था कि पुनर्विचार याचिका आप अब भी दे सकते हैं। ये संदेश ना जाए कि आप जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच से बच रहे हैं। इस पर दुष्यंत दवे ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कोर्ट ये संदेश देना चाह रही है कि जस्टिस अरुण मिश्रा के रिटायर होने से पहले सजा सुना दी जाए, जबकि अगर बहस टाल दी जाए तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा, दूसरी बेंच में भी सुनवाई हो सकती है। अवमानना के दोषी प्रशांत भूषण ने भी खुद अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत पीड़ा है कि अदालत ने वह शिकायत नहीं दी जिस पर अवमानना साबित की गई है। मुझे तकलीफ है कि कोर्ट ने मेरे हलफनामे पर विचार नहीं किया। लोकतंत्र में खुली आलोचना होनी चाहिए। मुझे सजा का नहीं, गलत समझे जाने का दुख है। ना बोलता तो नागरिक होने का कर्तव्य पूरा नहीं करता। मैं सजा को तैयार हूं, माफी मांगना अवमानना होगी। इस मामले में वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने भी याद दिलाया कि प्रशांत भूषण कोर्ट में 2G कॉल ब्लॉक जैसे बड़े मामले लेकर आए हैं। प्रशांत भूषण का योगदान देखें। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि अपने 24 साल के करियर में मैंने अब तक किसी को अवमानना का दोषी नहीं ठहराया है। अवमानना की सजा इतनी आसानी से नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन संतुलन और संयम भी चाहिए। हर चीज की लक्ष्मण रेखा होती है। आप इस पर पुनर्विचार करते हैं। यहां केवल कानूनी विवेक लागू ना करें। वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने याद दिलाया प्रशांत भूषण के बयान को 5 पूर्व जजों का समर्थन है। क्या उन सब ने भी अवमानना की है? इस बयान को 10,000 से अधिक लोगों का समर्थन है। इस मामले में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल भी निजी हैसियत से जुड़े। उन्होंने अपील की कि प्रशांत भूषण को सजा न दी जाए। उन्होंने बहुत सारे भलाई के काम किए हैं। प्रशांत भूषण को अपने बयान पर सोचने का समय दें। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा, हम चाहते हैं कि व्यक्ति में पश्चाताप हो। आपके 100 अच्छे काम 10 अपराध का लाइसेंस नहीं है। व्यक्ति को पुनर्विचार करना चाहिए। बोलने की स्वतंत्रता किसी के लिए पूरी नहीं है, न मेरे लिए न प्रेस के लिए। प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं पुनर्विचार कर सकता हूं, लेकिन मेरी राय में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। वकीलों की सलाह कर विचार करूंगा। जस्टिस अरुण मिश्रा बोले, हम कोई पुनर्विचार अर्जी नहीं सुन रहे। हमारी सजा का आदेश पहले आ चुका। हम मेरिट पर नहीं सुन रहे। लिखित बयान पर पुनर्विचार के लिए 2 दिन दिए जाते हैं। तो अब अगले हफ्ते प्रशांत भूषण की सजा पर फिर सुनवाई हो सकती है। यह मामला काफी अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ अदालत इसे अवमानना का मामला मानती है, तो दूसरी तरफ प्रशांत भूषण अड़े हुए हैं कि ये ट्वीट उनके मौलिक अधिकार के दायरे में आते हैं। इस मामले का नतीजा क्या निकलेगा, इसके लिए अभी कुछ इंतजार और करना पड़ेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।
और अब हम आगे बढ़ते हैं कि नरेंद्र दाभोलकर इस देश के, आप जानते हैं कि प्रखर सामाजिक चिंतकों और तर्कशील लोगों में से थे। वैज्ञानिक चेतना के लिए न सिर्फ काम किया बल्कि जान दी। उनका कहना था कि अपने देश का संविधान मूलतः यही बताता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना कर्तव्य है। इसका मतलब है कि हर कार्य के पीछे कोई कारण होता है। वे चाहते थे कि लोग विवेकशील बने, मगर किसी का विवेक हिंसा की भावना के आगे हार गया और उसने दाभोलकर की ही हत्या कर दी। 7 साल पहले आज के ही दिन यानी 20 अगस्त को तर्कशील दाभोलकर की हत्या को लेकर तमाम दावे और दबाव का असर नहीं हुआ। आज तक सीबीआई दाभोलकर की हत्या के मास्टरमाइंड को पकड़ नहीं सकी है। एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि उसी सीबीआई को जब सुशांत सिंह राजपूत का केस मिलता है तो कुछ लोग ऐसे जोश में आ जाते हैं जैसे हत्यारा ही पकड़ा गया हो। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीबीआई अभी तक मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है इसका पता अब तक नहीं चला है। जो सस्पेक्टेड किलर है उनको अरेस्ट किया गया है, जो मिड लेवल कॉन्स्पिरेटर है उनको भी अरेस्ट किया गया है, लेकिन इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उन तक अब सीबीआई नहीं पहुंच सकी। इसके बाद पानसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश, इन 3 लोगों के भी कत्ल हुए। उनके इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि एक वाइडर कॉन्स्पिरेसी थी और ये चारों मर्डर्स इंटर लिंक्ड है। तो इसके पीछे जो सूत्रधार है उनको पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये पकड़े नहीं जाते तब तक समाज में जो विवेकशील लोग है, जो फ्री थिंकर्स है, उनके लिए खतरा बना रहता है। यही वजह है कि एनसीपी नेता शरद पवार ने ट्वीट कर आशंका जताई है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच का हश्र भी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्या की जांच जैसा न हो जाए। अभिनेत्री जिया खान खुदकुशी मामला भी अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंच पाया है। मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठने के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। मां का आरोप है कि जिया खान की हत्या की गई थी, लेकिन मामला खुदकुशी के लिए उकसाने से आगे नहीं बढ़ पाया। मामले में आरोप तय हो चुके हैं, लेकिन मुकदमा अब भी लंबित है। वो तो बहुत आसान है कहना कि सच जीतता है, पर सच तो तभी जीतेगा ना जब आप सच बोलने देंगे। जब आप सच बोलने ही नहीं दे रहे हैं तो फिर सच कैसे जीतेगा। आप तो अपने पॉलिटिकल क्लाउड्स और बॉलीवुड माफिया को सामने ले आते हैं, मैनेज करा लेते हैं, तो सच तो कभी आ ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, साल 2018 में पुणे के आरटीआई कार्यकर्ता सतीश शेट्टी हत्या के केस में सीबीआई मुकदमा शुरू करने लायक सबूत तक नहीं इकट्ठा कर पाई। साल 2006 में नवी मुंबई के कलम्बोली में हुई पवन राजे हत्याकांड की जांच भी 2 साल बाद सीबीआई को दी गई थी, लेकिन 10 साल बाद भी पीड़ित परिवार न्याय का इंतजार कर रहा है। साल 2005 के सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर में तो सभी आरोपी बरी हो गए। सोहराबुद्दीन शेख की हत्या तो साबित हुई, लेकिन उसे किसने मारा ये अब भी पता नहीं चल पाया है। पीड़ित परिवार का मुंबई पुलिस पर अविश्वास, 2 राज्यों के बीच इस केस को लेकर जारी राजनीति के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सवाल है, क्या सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर पाएगी, या फिर पीड़ित परिवार के लिए न्याय का इंतजार बना रहेगा। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मीडिया ट्रायल करने वालों को दाभोलकर की स्टोरी तक जाने की हिम्मत नहीं है। दरअसल उस हिम्मत की बात नहीं, उनमें वो नैतिक बल नहीं है कि दाभोलकर की कहानी तक जाने का प्रयास भी करें। यूपी में कानून का राज इतना है कि आजमगढ़ में अनुसूचित जाति के सरपंच सत्यमेव जयते की हत्या होती है। हत्या के बाद हत्यारे घर जाकर बताते हैं कि सत्यमेव जयते को मार दिया है। घटना के 6 दिन बाद 2 हत्यारे नहीं पकड़े गए हैं। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस नेताओं का एक दल आजमगढ़ भेजा और इस दल के सरपंच तक उस दल को जाने नहीं दिया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना देके प्रदर्शन करते रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से ये मारे गए प्रधान के घर वालों से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने जाने नहीं दिया। वहाँ जाके परिवार को संवेदना व्यक्त करना चाहते थे, पूछना चाहते थे कि न्याय मिला कि नहीं मिला, उनको जो सहायता मिलनी चाहिए वो मिली कि नहीं मिली, सरकार का रवैया क्या है, पुलिस का रवैया क्या है, लेकिन वहाँ नहीं जाने दे रहे। आजमगढ़ के बांस गांव के दलित प्रधान सत्यमेव जयते को 14 अगस्त की शाम गोलियों से भून दिया गया। उनकी हत्या के बाद ऊंची जाति के दिलेर दबंगों ने उनके घर जाके प्रधान को मार डालने की जानकारी दी और आराम से चले गए। इसके नतीजे में नाराज गांव वालों ने पुलिस के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया और इलाके की पुलिस चौकी को जला दिया। तमाम गांव वालों ने यह मंजर देखा।
पीछे हैं और वो आगे उनका माई घास काटते हैं तो वो अगवा वो काटते नहीं, वो बगल वाली है वो दोनों गैलों से तो आवाज दे कर देना कि तोरे प्रधान के मन मार देने जो इना तो ना काहे बदे मरना है नहीं वो अपन भगला गाड़ी लेके। हाँ मैंने तो वहाँ जामुन के भेटाई ना। अच्छा कहाँ भगला अब हेयर बंगरिया कर गई। वो अपना ट्यूबवेल बनाया है, पानी के टंकी बनाया है, पानी के तालाब मछली के तालाब बनाया है जी। वहाँ पे एक घर बनाया है, घर में ले जाके वहाँ पर बुला के वहीं पे बातचीत करते करते 3 आदमियों ने पकड़ लिया और 1 आदमी ने गोली मार दी। हत्याकांड के बाद बड़े अफसरों ने पुलिस को 12 घंटे में हत्यारों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी भी सभी नहीं पकड़े गए। मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से संबंधित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें लगा दी गई हैं। सभी टीमों को निर्देश है कि अगले 12 घंटे में हर हाल में उनकी गिरफ्तारी आरोपियों की सुनिश्चित की जाएगी। प्रधान के घर वालों की तरफ से विवेक, सूर्यांश, वसीम और एक नामालूम शख्स के खिलाफ FIR की गई। इनमें से विवेक सिंह तीसरे दिन पकड़ा गया, जिसके पास से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद हुई। बाद में वसीम भी पकड़ा गया। ये विवेक है, विवेक उर्फ भोलू, इसके 25,000 रुपये का इनाम था। इसके पास से वो पिस्टल भी बरामद हुई और कारतूस भी बरामद हुई जिससे इसने हत्या की थी। इसके पिता भी फरार हैं। पकड़े जाने के बाद विवेक अपने बचाव में कहता है कि वो प्रधान के कातिलों के साथ तो था, लेकिन गोली उसने नहीं चलाई। कै लोग थे तुम मारने में? कै लोग गए थे तुम मौके पे? 3 लोग थे, बट हम नहीं मारे, सूर्यांशु ने मारा था। हैं? सूर्यांशु ने मारा था बस। मारने में 3 लोग? बस सूर्यांशु ने मारा। तो वहाँ मौके पे कै लोग गए थे मारने के लिए? कोई अकेले गया था, वही अकेले गया था। ज़मीनी विवाद में तो अक्सर कत्ल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कत्ल इसके पहले कभी नहीं देखा जहां कातिल कत्ल करने के बाद मकतूल के घर जाए और उसके कत्ल का ऐलान करे। कैसा दुस्साहस है। हो सकता है ये भावना भी मन में रही हो कि निजी जाति का आदमी कैसे सिर उठा रहा है। आजमगढ़ में रवि प्रकाश और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। ऐसे शर्मनाक हादसों के साथ हम आए दिन गुजरते हैं और तब भी वो अहंकार देखिए कि ऐलान करते हैं कि कोई नया भारत आ गया है। अपने ही लोगों के साथ हम जाति के आधार पर इस तरह की सोच रखते हैं और उसे हत्या के अंजाम तक कुछ लोग ले जाते हैं, तब भी हम कहते हैं कोई नया भारत हो गया है और इस रिकॉर्ड के साथ वो भारत विश्वगुरु बनने वाला है। इसे कहते हैं दिलेरी। आगरा से ही एक और खबर है। एक डॉक्टर ने अपनी ही जूनियर डॉक्टर की हत्या कर दी है और हत्या करने वाला डॉक्टर पकड़ा गया है। डॉक्टर योगिता SN मेडिकल कॉलेज से MD कर रही थीं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी हत्या भी हो सकती है। बुधवार की सुबह उनकी जख्मी बॉडी एक हाईवे के पास झाड़ियों में मिली। बाद में उनकी पहचान हुई। योगिता के घर वालों ने उनके साथी डॉक्टर विवेक पे हत्या का शक जाहिर किया। ये जानकारी प्राप्त हुई कि डॉक्टर योगिता गौतम का दोस्त जो उनके साथ MBBS भी किया हुआ है, डॉक्टर विवेक तिवारी, जो आजकल जालौन में मेडिकल ऑफिसर है, उनकी जान पहचान थी और फ़ोन पर डॉक्टर विवेक तिवारी के द्वारा पूर्व में कई बार धमकियां दी गई है। SN मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर योगिता के साथी डॉक्टर्स ने उनकी याद में कैंडल्स जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उधर पुलिस की टीम ने जालौन से डॉक्टर विवेक को पकड़ लिया। इनकी जान पहचान विगत 5-7 सालों से थी। ये दोनों की संबंध अच्छे थे, शादी करना चाहते थे, परंतु इधर कुछ दिनों से दोनों के बीच में अनबन हुई, जिसके कारण डॉक्टर विवेक तिवारी जो उरई में जालौन में मेडिकल ऑफिसर है, इसने डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या की प्लानिंग की और यहाँ आकर उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने डॉक्टर विवेक का एक इकबालिया बयान भी जारी किया, जिसमें वो हत्या का जुर्म कबूल करते दिख रहे हैं। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है, तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया। यहाँ कातिल और मकतूल दोनों बहुत पढ़े लिखे हैं।
जिनका कत्ल हुआ वो डॉक्टर एमडी कर रही थीं, जिनके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है वो सरकारी एमबीबीएस डॉक्टर हैं। क्या सिर्फ इतना हुआ कि कार में चलते चलते कुछ बहस हुई और एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर का कत्ल कर दिया? यह लड़की के लिए कत्ल करने वाले डॉक्टर के मन में नफ़रत की कुछ और भी वजह थीं। आगरा में नसीम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कमाल की इन दोनों रिपोर्ट से ये बात जाहिर होता है कि विश्व गुरु नए भारत टाइप के ऐलान करने के बजाय हम अपने समाज के पुरुषों का, मर्दों का जो मानसिक प्रक्षालन है, मतलब उसकी साफ सफाई बहुत ज़रूरी है करनी। इसके अलावा देश के शिक्षा मंत्री से भी एक अनुरोध है कि उन्होंने नीट और जेईई की परीक्षा कराने का जो फैसला लिया है और जिस पर अडिग हैं, इससे बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं परेशान हैं। वो अभी भी इस बात से नहीं समझ पा रही हैं कि कैसे परीक्षा देंगी, वहाँ पर डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन होगा। बहुत ज़रूरी है कि सरकार इन बच्चों को समझाए, अपनी बात रखे कि वो इस तरह की तैयारी करने वाली है या फिर इन बच्चों की बात करे। कोयम्बटूर से एक ऐसी ही 19 साल की छात्रा की आत्महत्या कर लेने की खबर है। तो इस तरह के मानसिक दबाव में आप सभी छात्र छात्राएं ना जाएं। सरकार ने ही आपके लिए मनोदर्पण एक वेबसाइट बनाया है, तनाव की स्थिति में वहां संपर्क करें। और अब ब्रेक लेते हैं। पूरा पहाड़ गिर रहा है, देख सकते हैं आप। ये देखो, ये कितना बड़ा सैलाब। तो पूरा आ गया पूरा आ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगले 3 साल में देश के 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया जाएगा। उनकी सरकार के अब तक के कार्यकाल में 1 लाख गांवों को जोड़ा गया है, यानी 1 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर 6 साल में पहुंचा है, मगर अब अगले 3 साल में 6 लाख गांवों में पहुंचेगा। तो कितनी स्पीड से काम होगा, लेकिन जहां पहुंचा है वहां क्या क्या हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर से क्या बदलाव आता है। हमारी टीम ने बिहार के जहानाबाद के गांव का जायजा लिया, जहां बीएसएनएल ने इंटरनेट और वाईफाई पहुंचाने का ऐलान किया था। आप खुद सुने कि गांव वाले क्या कहते हैं। ये है काको प्रखंड क्षेत्र के अलगाना और एनवा गांव के घरों में वाईफाई का ऑप्टिकल फाइबर। ये यहाँ लगा जरूर है, पर इसका लाभ किसी को मिलता नजर नहीं आ रहा। गांव में मिडिल स्कूल भी है और इसमें पढ़ने वाले सैकड़ों छात्र और छात्राएं हैं। स्कूल ऑनलाइन वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर भेज देता है, पर इस गांव में बीएसएनएल जो इंटरनेट सुविधा देता है वो ऐसी हालत में है कि छात्र चाहकर भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते। 60-65 घर का गांव है अलगाना, और यहाँ 2 लगा था बीएसएनएल का वाईफाई, लेकिन एक तो काफी पहले ही, करीब 6 महीना पहले ही खराब हो गया था। तो जो कॉन्ट्रैक्टर लगाया था वो लेकर गया था, लेकिन वापस लगा नहीं पाया फिर। और दूसरा आप देख रहे हैं कि 20-25 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। इसका फायदा नहीं के बराबर बच्चों को। अलगाना गांव के लोगों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत वाईफाई शुरू किया गया। करीब 60 से 65 घरों वाले इस गांव में 2 ऑप्टिकल फाइबर लगाए गए थे। इनमें से एक तो कुछ ही दिनों बाद खराब हो गया, दूसरा चालू तो जरूर है, पर इसका फायदा किसी को नहीं मिल रहा। लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हुई तो लोग निजी मोबाइल से ही इंटरनेट का फायदा उठा रहे हैं। वहीं इनवा गांव के लोगों ने बताया कि गांव में 5 ऑप्टिकल फाइबर लगाए गए हैं, जिसमें 3 खराब हैं, 2 चालू हैं, पर नेट कनेक्ट ही नहीं हो पाता। कभी कभी लोग इसका फायदा उठाते हैं, ज्यादातर कनेक्ट ही नहीं हो पाता, जिससे लोगों को परेशानी होती है। 4-5 घरों मतलब लगा हुआ है, और वही नेटवर्क कभी कभी आता है, कभी भी चलता है, फिर बाकी समय तो नहीं चलता है। क्या दिक्कत होती है?
दिक्कत ये आती है कि पासवर्ड जो भी मिला है हम लोग को डालने के लिए वो डालते हैं तो पासवर्ड इनकरेक्ट बताता है और कैन नॉट कनेक्ट दिस नेटवर्क बताता है और कभी कभी मतलब कनेक्ट हो जाता है तो लिमिटेड बताता है और चलता नहीं, कभी कभी मतलब थोड़ा बहुत चलता है। तो इधर उधर बच्चा लोग कोठा पे जाके कहीं इधर जाके उधर जाके मतलब जैसे तैसे करके पढ़ाई अपना धीरे थोड़ा बहुत करते हैं कम्प्लीट। एनवा जैसे गांव के छात्र और ग्रामीणों का कहना है कि कुछ घर में कनेक्शन तो लिया गया लेकिन फिर सब बंद हो गया। फिलहाल तो हमारे मतलब जो ये में है नज़र में है तो 2 डिवाइसेस चालू हैं, बाकी चालू होते हैं बंद होते हैं, यही होते रहते हैं। ऐसे में क्या दिक्कत होती है? कनेक्ट रहता है, कुछ काम का चीज ही हम इंटरनेट पे देख रहे हैं या पढ़ाई का ही चीज कोई लड़का लोग देख रहा है, उससे क्या होता है कि देखते देखते अचानक से नेटवर्क चला जाता है। अब सबको इंतजार है कि आखिर ये सुविधा कब बहाल होगी, क्योंकि फिलहाल तो कोई फायदा नहीं हो रहा। जहानाबाद से कैमरामैन हबीब और मुकेश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब लेते हैं एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रवीश रंजन की एक बेहद जरूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जो अभी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो कन्वर्ट किया है हमने, पुराना लोकोमोटिव था जो अभी नॉन वर्किंग में हमारे पास स्टेबल था, तो उसको हमने कन्वर्ट करके बैटरी के साथ साथ OHE के साथ साथ बैटरी पे भी चलने वाला बनाया है, ताकि इसको कह सकते हैं डुअल मोड शंटिंग लोकोमोटिव। और इसकी जो खासियत है कि ये बैटरी पे भी काम करेगा हमारे। दिल्ली और हरियाणा के गांवों की 1,500 एकड़ की धान की फसल बर्बाद हो गई है। क्यों? क्योंकि गुरुग्राम और दिल्ली के सीवरों का पानी उनके खेतों में पहुंच गया है। रवीश की ये स्टोरी देखिए। दिल्ली के रावता गांव के हजारों एकड़ खेत सीवर के पानी में डूब गए हैं और गांव बारिश के पानी की वजह से टापू बन गया है। गुड़गांव की जमीनें और फ्लैट बेचकर प्रशासन ने करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन सीवर के पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया। यही वजह है कि अब महानगरों के सीवर का जो पानी है वो दिल्ली और गुड़गांव के गांव की हजारों एकड़ जो फसल है उसको बर्बाद कर रहा है। दिल्ली के किस गांव में फसलें बर्बाद हो रही हैं और सीवर का पानी कहां पर गांव वालों को रोक दे रहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। गुड़गांव के सीवर का काला पानी दिल्ली के रावता दरौला गांव के साथ हरियाणा के मोगडोला, बुडेडा, चंदू और धनवापुर गांव को तिल तिल कर बर्बाद कर रहा है। बुधवार को गुड़गांव में हुई बारिश का खामियाजा दिल्ली के रावता गांव के लोग भुगत रहे हैं। रावता गांव की सड़क कट गई है और हम ट्रैक्टर पर बैठकर गांव पहुंचे। यहां धान के खेत पूरी तरह सीवर और बारिश के पानी में डूब गए हैं। बाहर के तमाम लोग इस तरह धान के खेत में मछलियां पकड़ रहे हैं। नहर का पानी है जो खेतों में आ गया और उसमें ये नहर के पानी में थी मच्छी, अब ये खेतों में है। अच्छा, तो ये धान के खेतों में? धानों के खेतों में धान लगे हुए सब। गांव वालों को अपने ही खेतों में जाने के लिए नावों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। रावता गांव के रमेश फलसवाल की पहले सीवर की वजह से गेहूं की फसल खराब हुई, अब 10 एकड़ धान की फसल पानी में डूब चुकी है। पिताजी वोट मांगने के लिए आते हैं यहाँ पे, उस टाइम तो सारी यहाँ भर जाते हैं, हम
मैं ही पी जाऊंगा इस पानी का, तो और किसी की जरूरत नहीं है। और फिर आगे हम पूछते भी नहीं। अभी हमारे कोई भी नेता ने आगे नहीं देखा अभी गांव का क्या हाल हो रहा है। फोन करने के फोन भी नहीं उठाते कोई नेता। दरअसल दिल्ली और हरियाणा के आधा दर्जन गांवों की बर्बादी के पीछे नजफगढ़ का नाला है, जो पहले गुड़गांव का सीवर फिर दिल्ली का सीवर लाकर यमुना नदी में फेंक देता है। लेकिन नजफगढ़ नाले में बांध न बनने के चलते अब गुरुग्राम का सीवर और बारिश का पानी इन खेतों में लगातार भर रहा है। नहर खुदना शुरू हुआ था वो 1985 में हुआ था और लगभग 2003 के आसपास इसका काम रोक दिया था। तब से ये पूरा पानी में ऐसे ही डूबा रहता है और ये साहिबी नदी है, निकलती राजस्थान से और सीधा यमुना तक जाती है। सबसे ज्यादा पोल्यूशन यमुना का इसी वजह से होता है। दोनों सरकार, हरियाणा की और दिल्ली सरकार, अगर आपस में बैठ के ये फैसला लें कि जो दिल्ली का गंदा पानी है इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, और हरियाणा सरकार अपना गंदा पानी दिल्ली में ना आने दे। हम सुनते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नजफगढ़ झील को वेटलैंड बनाना, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बहुत समय से राजनीति हो रही है, पर कोई कड़ा फैसला नहीं लिया जा रहा है। तो हमारा प्रयास है कि अगर हम गांव वाले साथ मिलकर सरकार के साथ एक सार्वजनिक नीति तय करें कि हम ये गांव में ये चाहते हैं और सरकार अपनी तरफ से हमारी मदद करे उसमें। एनजीटी के ऑर्डर के बावजूद न तो गुड़गांव और न ही दिल्ली सरकार ने एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है, जिससे गंदा पानी अब इन गांव वालों के खेतों से लेकर घरों तक में भर रहा है। रावता गांव से कैमरामैन सचिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इन गांवों के लोगों को मुआवजा देने के लिए दिल्ली के हर घर से टैक्स लेकर दिया जाना चाहिए, क्योंकि महानगरों के सीवर के पानी का खमियाजा इन गांवों के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पर आप देखिए कि दिल्ली से सटे हुए ये किसान और गांव हैं, इनकी जिंदगी और खेत बर्बाद हो रहे हैं, मगर ये ट्विटर और मीडिया में कहीं नहीं आ पा रहे हैं। अच्छी बात है कि रवीश जैसे अभी भी रिपोर्टर हैं जो ढूंढकर ऐसी स्टोरी दिल्ली के बगल से लेकर आ रहे हैं। अब आप राजनीतिक खबरें देखिए। बिहार में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को झटका लगा है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर पार्टी के जीतन राम मांझी ने आज महागठबंधन से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। खबरें आ रही थी कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के लिए एक समन्वय समिति की मांझी की मांग न माने जाने से वो नाराज थे। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने ये मांग मान ली थी, इसके बावजूद उस पर अमल नहीं किया गया। जीतन राम मांझी का ये फैसला ऐसे वक्त आया है जब बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आसार है कि चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होंगे, क्योंकि 29 नवंबर को बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों को भी कोरोना वायरस हुआ है और 2 मंत्रियों का इसकी वजह से निधन भी हो चुका है। विधानसभा में उन मंत्रियों और विधायकों को ही जाने की इजाजत होगी जिन्होंने कोविड जांच करवाई हो और वो नेगेटिव निकले हों। निशिकांत दुबे का आरोप है कि तिरुवनंतपुरम के सांसद विवादों में घिरे रहे हैं और विदेशी लहजे में अंग्रेजी बोलने से किसी को भी ये आजादी नहीं मिल जाती कि वो संसदीय परंपराओं का उल्लंघन करे। ताजा मामला फेसबुक का है, जिस पर आरोप लगा है कि उसने बीजेपी के कई नेताओं की हेट स्पीच को फेसबुक से नहीं हटाया। इसके बाद शशि थरूर ने फेसबुक पर कार्रवाई की बात की, जिसे स्थायी समिति में शामिल बीजेपी के सांसद बिना विचार विमर्श के दिया गया बयान बता रहे हैं। ब्रिज के ऊपर जो है
बुधवार यानी 19 अगस्त की देश की बात में हमने आपको दिखाया था कि कैसे उत्तराखंड में बैंड मास्टर जो हैं, बैंड बजाने वाले जो लोग हैं, उनकी हालत ख़राब हो गई है। कोरोना के कारण पैसे ख़त्म हो गए हैं। सोहित महाराष्ट्र से रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ भी गीत संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों की जेब अब खाली हो चुकी है। आमतौर पर अप्रैल और मई महीने में शादी और दूसरे कार्यक्रमों में ऑर्केस्ट्रा की बहुत मांग होती है, पर इस साल कोरोना के चलते लॉकडाउन का ऐलान किया गया, जिसका असर हजारों कलाकारों पर पड़ा है। 5 महीने बाद भी इन कलाकारों के पास कोई काम मौजूद नहीं है, जिसका असर इनकी जेब पर पड़ रहा है। ऑर्केस्ट्रा देखा जाएगा तो वेडिंग शोज होते थे, तो क्राउड के वजह से वेडिंग शोज बंद हो गए। ऑर्केस्ट्रा होता था थिएटर शो में, थिएटर शो बंद हो गया, तो थिएटर शो बंद हो गया। तो ऐसा हम लोग को इतना प्रॉब्लम्स आया है कि अभी हम करें तो क्या करें। 63 साल के रविंद्र नार्वेकर पिछले 40 सालों से गिटार बजाते हैं। अब भी यही करना चाहते हैं, पर हालात इतने खराब हो गए कि अब ऑटो रिक्शा चलाकर गुजारा करना पड़ रहा है। तो अभी फिलहाल बहुत मजबूरी के साथ घर चलाने का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऑटो रिक्शा चलाते। मेरा एक दोस्त है, उसको रिक्वेस्ट किया कि भाई एक शिफ्ट मेरे को चलाने को दे दो, तो सेकंड शिफ्ट में हम चलाते हैं, मॉर्निंग में वो खुद चलाते। आमतौर पर गणेशोत्सव और नवरात्रि में भी ऑर्केस्ट्रा की बहुत मांग रहती है, पर इस साल सब कुछ फीका है। हालात ये हैं कि सचिन गिधारे जैसे कई कलाकारों को गहने बेचकर घर चलाना पड़ रहा है। मैंने खुद ने तो अपना बेबी का मंगलसूत्र बेचा है, और मेरे कितने सारे दोस्तों ने अपने बेबियों के मंगलसूत्र, अंगूठी, इतना था जेवर जो भी कमाया था हम लोग ने इतने 30-40 साल में, वो आज बेच बाज के अपना गुजारा कर रहे हैं, दवाई के पैसे जुटा रहे हैं। बूढ़े माँ बाप है कितने लोगों के। काम न होने की मार कलाकारों और उनके परिवार वालों सभी पर पड़ी है। पैसे नहीं होने के कारण अब्दुल सलाम अपने बच्चों का कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा पाए, और जब तक हालात नहीं सुधरेंगे बच्चों को घर पर ही रहना पड़ेगा। मेरी डॉटर 12th में है, एक मेरा लड़का 12th में है, एक 7th में है। सबको मैंने ये साल ड्रॉप आउट किया सर, ये साल, क्योंकि आई कैन नॉट अफोर्ड टू पे सर। मेरी डॉटर को बैफ में लेना था एडमिशन, लेकिन आई कैन नॉट टेक। मेरे बेटा SSC में है, इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, अंडर 15 खेलने वाला था इंडिया के लिए, लेकिन वो भी एवरीथिंग इज गोइंग फ्लॉप। लोगों के अच्छे समय में मनोरंजन करने वाले इन लोगों का जब बुरा समय आया तो हम सभी ने इनका साथ छोड़ दिया। ये चाहते हैं कि सरकार इन्हें फिर से काम करने की अनुमति दे ताकि चीजें सुधर सकें। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के छात्रों को इसलिए निलंबित कर दिया कि वो सत्र पूरा करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। भला ये भी कोई वजह होती है कि पढ़ाई की मांग करें और आप सस्पेंड कर दिए जाएं? मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के छात्रों की मांग थी कि 12 महीने के कोर्स में 8 महीने का ही कोर्स पूरा हुआ है। विषय परफॉर्मिंग आर्ट्स का है, इसलिए जनरल प्रमोशन नहीं चाहिए। विरोध में रंगकर्म की अलग अलग विधा के जरिए अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब 8 छात्रों को ही निकाल दिया गया है। हम लोग विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग कर रहे हैं अनुरोध प्रदर्शन कि जो हमारे 4 महीने की क्लासेस बची हुई है वो हमें प्रोवाइड कराई जाए। और हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि सर अभी हमें क्लासेस दो, आफ्टर टू लॉकडाउन आप मुझे क्लासेस दे दीजिए हम लोगों को। हम लोग इसलिए खड़े हुए हैं। थिएटर मैंने अभी तक ऐसा देखा नहीं कि आपको थिएटर आप करने आए और आपको थिएटर नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ ऐसा हुआ कि हमारी 4 महीने क्लासेस हमको नहीं मिल रही, तो हम लोगों ने इसका अनुरोध प्रदर्शन किया कि हम लोग को हमारे 4 महीने क्लासेस हमको मिली जाए। उसके बदले में हमको ये कहकर निकाल दिया कि आपने स्कूल की आचार संहिता का उल्लंघन किया है और आपके पिछले जो 8 महीने आपका व्यवहार अच्छा नहीं रहा था आप 8 छात्रों का, ठीक है, तो इस विवाद में आपको निष्कासित करते हैं। हमारी प्रैक्टिकल विधा है, जब तक हम लोग उसको पूरी तरीके से सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम लोग बाहर जाके क्या करेंगे। ज़्यादातर जो लर्निंग है हम करके ही ट्रायल एंड एरर के थ्रू ही सीखते हैं, और अंबेडकर यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटी का सपोर्ट भी, MP, SD, एलुमनाई जितने भी हैं, हम सब लोग भी एक रिक्वेस्ट लेटर स्कूल को भेजने वाले हैं। संस्कृति संचालनालय से भी हम लोग एक रिक्वेस्ट करेंगे कि 4 महीने हेल्दी इन्वायरमेंट के साथ इनको दिए जाएं, ना कि एक खाना पूर्ति के रूप में इनका कोर्स ऐसे ही ख़त्म कर दिया जाए। 1 साल के कोर्स में छात्रों को 4 प्रोडक्शन और 6 सीन वर्क कराए जाते हैं। अभी तक इसमें से 2 प्रोडक्शन और 3 सीन वर्क ही हुए हैं। हर प्रोडक्शन और सीन वर्क से उस विषय के विशेषज्ञ आकर ट्रेनिंग और लाइव प्रैक्टिकल करवाते हैं, और इसके बाद छात्र नाटक भी तैयार कर मंचित करते हैं।
बच्चों की मांग थी कि कोर्स की अवधि को 4 महीने के लिए बढ़ाया जाए। सरकार कह रही है छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। वहीं कांग्रेस का आरोप है सरकार को बच्चों की फिक्र नहीं। विद्यार्थी किसी भी संस्थान के हों या नाट्य विद्यालय के प्रशिक्षणार्थी हों, उनके साथ में इस कोविड काल में संवेदना के साथ विचार होना चाहिए। लेकिन विद्यार्थियों की भी अपनी मर्यादाएं हैं, मर्यादाओं का पालन, नियम और तमाम प्रकार के प्रावधानों का पालन उनको भी करना होगा। मुझे लगता है कि दोनों पक्ष, क्योंकि शिक्षाविद हों, चाहे शिक्षार्थी हों, प्रशिक्षणार्थी हों या स्वयं शिक्षक हों, सबको मिलजुल कर इन समस्याओं के समाधान करना चाहिए। सख्ती से नहीं, संवेदना से विचार हो। छात्रों की मांग करना उनका अधिकार है और मौलिक अधिकार है। इस तरह की हठधर्मिता कोई भी संस्थान करे, और वो भी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, मैं समझता हूँ कि ये व्यवहारिक दृष्टिकोण ठीक नहीं है। फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। और ये फासिस्ट सोच कला और मैं समझता हूँ साहित्य पर एक तरह का कुठाराघात है। फिर से पुनर्विचार हो। वैसे इससे पहले फरवरी 2019 में भी छात्रों ने अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान भी निदेशक ने कुछ छात्रों को निष्कासित किया था। हालांकि छात्रों के विरोध के बाद उन्हें निष्कासन का आदेश वापस लेना पड़ा था। विरोध की भी एक विधा है रंगकर्म, और कई सारे ऐसे रंगकर्मी हुए हैं, सफदर हाशमी का नाम कौन नहीं जानता, जिन्होंने विरोध करते हुए उनकी जान ले ली गई। लेकिन एक छोटी सी बात में कि सिर्फ इन छात्रों की कक्षाएं लगें, इनकी पढ़ाई सुचारू रूप से हो, इस विरोध के लिए भी इन्हें निष्कासित कर दिया गया है। कारण ये बताया गया कि इन लोगों ने अनुशासन तोड़ा है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। इतनी सी बात के लिए आप निलंबित कर देते हैं छात्रों को। देश की बात की इन तमाम रिपोर्ट को देखते हुए आपको देश कुछ समझ आता है? देश आप देखते रहिए देश की बात 6 से 7। नमस्कार।